दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर-फेर के सीधी और सटीक होगी। दोस्तों, ईरान, इज़राइल, अमेरिका के युद्ध की ताज़ा खबर क्या है? आप टीवी देखते हैं, टीवी की स्क्रीन पर नज़र डालिए, आपको ताज़ी खबर मिलनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में आपको ईरान, इज़राइल, अमेरिका युद्ध की ताज़ा और सही तथ्यात्मक खबर मिल रही है? जब आप टीवी की स्क्रीन पर नज़र डालेंगे, तो बड़ी-बड़ी सुर्खियों में एक ही बात सामने आएगी। अमेरिका ने यह कर दिया, इज़राइल ने वह कर दिया, ईरान का वह नेता मारा गया, ईरान का यह नेता मारा गया, ट्रंप ने यह कहा, नेतन्याहू ने यह कहा। कभी-कभार यह भी सुनने को मिल जाएगा कि ईरान जवाबी हमले कर रहा है। बस इतना ही। दरअसल मीडिया पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ झुका हुआ है। न केवल भारत का मीडिया, बल्कि ग्लोबल मीडिया भी, कुछ एक अपवादों को छोड़कर। भारत की मोदी सरकार इस मामले में अमेरिका की पिट्ठू सरकार बन चुकी है और मीडिया और भारतीय मीडिया उसी की गोद में बैठा है। एक दो अपवादों को छोड़कर टीवी पर जो भी रिटायर्ड फौजी अफसर रक्षा विशेषज्ञ के रूप में पेश किए जा रहे हैं, वे मोटे तौर पर मुसलमान और इस्लाम विरोध की बीमारी से पीड़ित हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे ईरान से उनकी कोई निजी रंजिश हो। विदेश सेवा का एक अधिकारी तो बड़े नाटकीय ढंग से ईरान के खिलाफ लगातार बोल रहा है। ये कहीं का राजदूत भी रह चुका है। ये वही बंदा है जो टीवी स्टूडियो में घुसते ही ड्रामा करने लगता है। रिटायर्ड फौजी अफसरों को देखते ही एड़ियां बजाकर उन्हें स्टूडियो में ही सैल्यूट मारता है। ये वही बंदा है जिसने रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर मेरी आंखों के सामने टीवी स्टूडियो में फटाफट यह भविष्यवाणी कर दी थी कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन छोड़कर भाग गए हैं और पुतिन को 24 से 36 घंटे के बीच में फतह मिलने वाली है। इस बंदे की सारी बातें गलत निकली, लेकिन इसके बावजूद टीवी वाले कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय घटना हो, छूटते ही उसे बुला लेते हैं कि जैसे विदेश नीति का सबसे बड़ा उस्ताद यही आदमी हो, और टीवी पर वह अपने भोंडे सांप्रदायिक राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करने लगता है। मैंने एक बार पूछा भी कि भाई, इन महोदय का तो सारा आकलन मुंह के बल गिर चुका है। तो एंकर ने हंसकर मुझसे कहा कि भाई, इन्हें बुलाना पड़ता। यानी विदेश नीति पर विवेक काटजू जैसे और पवन वर्मा जैसे विदेश सेवा के वरिष्ठ, विख्यात और विद्वान वक्ताओं को नहीं बुलाया जाएगा। इसी मोदी परस्त, अमेरिका परस्त ड्रामेबाज को बुलाया जाता रहेगा। जो भी हो, लुब्बो-लुबाब यह है कि मीडिया से केवल वही आवाजें निकलती हुई सुनी जा सकती हैं जो चाहता है अमेरिका के निकलें। वही बात, वही आवाजें टीवी स्क्रीन से निकलकर हमारे कानों में पड़ रही हैं और हमारे आंखों के सामने विजुअल्स के रूप में लाई जा रही हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका बहुत शक्तिशाली है। दुनिया का कोई भी देश हथियारों में और जो युद्ध मशीन है, वार मशीन है, उसके मामले में अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यही शक्तिशाली एक नहीं, कई युद्धों में पराजित हो चुका है। मुँह छिपाकर भागा है, मोर्चे से भागा है। यह वियतनाम में अपमानजनक पराजय का सामना कर चुका है। यह अफ़गानिस्तान में मुँह छिपाकर भागा था। ये इराक में सालों तक फँसा रहा और आज तक अमेरिका का नेतृत्व यह कहने की ज़रूरत नहीं कर सकता कि उसने इराक में जीत हासिल की थी। दोस्तों, मेरा कहना है कि इतिहास अपने आप को इस युद्ध में दोहराने जा रहा है। अमेरिका एक बार फिर ईरान युद्ध में बुरी तरीके से फँस गया है। इस बार उसे इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी फँसाया है और अमेरिका की राजनीति और कॉर्पोरेट पूंजी को नियंत्रित करने वाली यहूदी लॉबी ने भी फँसाया है। ऊपर से ट्रंप की अपनी दिक्कतें हैं, जिनसे बचने के लिए उन्होंने जानबूझकर नेतन्याहू की ट्रैप में फँसने से संकोच नहीं किया। दोस्तों, मैं कोई फौजी नीति का या युद्ध युद्ध का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसे रक्षा विशेषज्ञों की के विश्लेषण की खोज जरूर करता रहता हूं, जिनको सुनकर तुरंत लगता है कि ये भरोसे लायक हैं और जो लीक से हटकर बोल रहे हैं, जो अमेरिका के रुतबे के तहत अपनी बात नहीं रख रहे।
जो सरकार परस्त नहीं है, जो अमेरिका परस्त नहीं है। ऐसे 3 विशेषज्ञों को मैंने खोजा है और मैं उनकी राय आपके सामने रखूँगा। देशी-विदेशी मीडिया में ये राय निकल कर आ रही है। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो कैकोफोनी, जो कर्कश आवाज़ें भारतीय मीडिया की स्क्रीन से निकल रही हैं, उनके मुकाबले ये तीनों राय, ये तीनों विश्लेषण भरोसे के काबिल हैं, सच्चाई की नुमाइंदगी करते हैं और इनके इनके भीतर एक और भावना है। ये तीनों ये तीनों विश्लेषण इस बुनियाद पर आधारित हैं, इस मान्यता पर आधारित हैं कि ईरान पर किया जाने वाला अमेरिका और इज़राइल का हमला अन्यायपूर्ण हमला है। जो युद्ध हो रहा है, वो एक जस्ट वॉर नहीं है, वो एक अनजस्ट वॉर है, वो एक अन्यायपूर्ण युद्ध है। दोस्तों, ऐसे ही रक्षा विशेषज्ञों की वजह से जो मीडिया ने जो एक तरफ़ापन हम लोगों के ऊपर थोप रखा है, इसके बावजूद युद्ध का दूसरा पक्ष हम लोगों के सामने आ रहा है। ये आवाज़ें तथ्यों के आधार पे बोल रही हैं। इनमें से एक आवाज़ है कर्नल डग मैकग्रेगर की, जो ट्रंप प्रशासन में ही अमेरिका के रक्षा मंत्री के सलाहकार रह चुके हैं। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कई इंटरव्यू दिए हैं, जिनमें सिलसिलेवार बताया गया है कि ईरान की सामरिक रणनीति क्या है और किस तरह से अमेरिका की तमाम ताकत के बावजूद इस युद्ध में उसका हाथ हल्का नहीं पड़ रहा है, बल्कि कई तरीके से भारी पड़ रहा है। दूसरे रक्षा विशेषज्ञ हैं भारत के चिरपरिचित रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जीडी बख्शी। जीडी बख्शी के राजनीतिक विचारों से हम सहमत हों या असहमत हों, ये अलग बात है। वे मोटे तौर पर मोदी सरकार के प्रति और दक्षिणपंथी राजनीति के प्रति अपनी हमदर्दी के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन इस युद्ध में जो वो कह रहे हैं, वो कुछ और है। वे सिलसिलेवार तरीके से ईरान की रणनीति की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि इस युद्ध में आखिरी तौर पर अफ़सोस अगर किसी को होगा, तो वो ट्रंप को होगा। तीसरे और हमारे चिरपरिचित रक्षा विशेषज्ञ हैं मेजर जनरल विशंबर दयाल, जो भारत की रक्षा नीति को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखकर अपना परिप्रेक्ष्य बनाते हैं और कुल मिलाकर उनकी आवाज एक आलोचनात्मक आवाज है और यथार्थ पर आधारित है। आज मैं आपके सामने इन्हीं 3 आवाजों को एक के बाद एक करके पेश करूंगा। इनसे ईरान युद्ध की असलियत निकल कर आती है और भारत ने अपने आप को कहाँ स्थित किया है और उसकी समस्याएं क्या हैं, ये बात भी निकल कर आपके सामने आती है। सबसे पहले मैं कर्नल डगलस मैकग्रेगर की बात करूंगा। मैं एक बार फिर बता दूं, मैकग्रेगर रिटायर हो चुके हैं अमेरिकी फौज से। ट्रंप प्रशासन में ही सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्री के सीनियर एडवाइजर रह चुके हैं। उन्होंने अमेरिका इजराइल बनाम ईरान युद्ध पर काफी कड़ी और आलोचनात्मक टिप्पणियां की हैं। उनके अपने हाल में दिए गए 4-5 साक्षात्कारों में जो बातें कही गई हैं, उनका सार तत्व क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। कर्नल मैकग्रेगर के मुताबिक इस युद्ध में अमेरिका की स्थिति काफी खराब है। सुनिए आप, इस युद्ध में अमेरिका की स्थिति काफी खराब है। मैकग्रेगर कहते हैं कि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में सभी अमेरिकी फौजी अड्डों को मिसाइल हमलों से बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन फौजी अड्डों की संख्या कम से कम 27 है। न केवल यह, बल्कि ईरान ने अमेरिका की गोदी और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर को या तो तबाह कर दिया है या इतना नुकसान पहुंचाया है कि वे इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं। हालत यह है कि अमेरिकी नौसेना अब भारतीय बंदरगाहों जैसे चाबहार भारत नियंत्रित बंदरगाह है, चाबहार और ऐसे ही दूसरे दूसरे बंदरगाहों और गोदियों पर निर्भर है। इसे अमेरिका के लिए आदर्श और सुविधाजनक स्थिति नहीं माना जा सकता। जनरल मैकग्रेगर का दावा है कि ईरान की ये सफलताएं एक स्पेक्टिकुलर जॉब यानी बहुत शानदार किस्म की है। कर्नल मैकग्रेगर ने यह भी बताया है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई इसलिए भी असरदार साबित हुई है क्योंकि चीन और रूस उसे सैटेलाइट इंटेलिजेंस दे रहे हैं। इससे ईरान की मिसाइलों और ड्रोन के हमलों में सटीकता बढ़ी है। खासकर इजराइल और अमेरिका के अड्डों को ईरान ने सही निशानेबाजी के साथ में हिट किया है। कर्नल मैकग्रेगर ने ट्रंप और इजराइल की गलतियों पर भी अपनी उंगली रखी है। वे मानते हैं कि ट्रंप को नेतन्याहू और इजरायली लॉबी ने युद्ध में धकेला है। उन्होंने यहां तक कहा कि नेतन्याहू को अमेरिका की यहूदी लॉबी का समर्थन प्राप्त है। इस लॉबी ने धन के दम पर अमेरिकी कांग्रेस और व्हाइट हाउस को तकरीबन खरीद रखा है। यही है वह लॉबी जिसने ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए जमकर धन खर्च किया था। मैकग्रेगर मानते हैं
कि यह युद्ध अनप्रोवोक्ड है, यानी ईरान की तरफ से युद्ध करने की कोई वजह नहीं थी। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे युद्ध का उकसावा अमेरिका और इज़राइल को मिलता। इसलिए अमेरिका ने युद्ध करके अंतर्राष्ट्रीय कानून को तोड़ा है। ट्रंप ने पूर्वानुमान भी गलत लगाया है और उसका ट्रंप का पूर्वानुमान ये था कि अगर लीडरशिप को, ईरान के नेतृत्व को समाप्त कर दिया जाए, यानी अयतुल्लाह खामनेई को का सफाया कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए, तो ईरान घुटने टेक देगा और वहां सत्ता का शिराजा जो है वो ढह जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ईरान में सत्ता की संरचना कुछ इस तरह की है कि वो एक नेतृत्व अगर खत्म भी हो जाए तो उससे सत्ता की संरचना प्रभावित नहीं होती, उसकी जगह दूसरा नेतृत्व आ जाता है। इस चक्कर में, इस गलत पूर्वानुमान के चक्कर में ट्रंप जो है वो एक लंबी घिसाई वाली लड़ाई में फंस गए हैं। मैग्रेगर का अनुमान है कि अमेरिका के पास जो मिसाइल्स का भंडार है और जो युद्ध उपाय और युद्ध का अन्य बंदोबस्त है, वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका की जनता भी कोई लंबी लड़ाई नहीं चाहती। जबकि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं, वो मिसाइलें अभी काफ़ी इतनी मिसाइलें बची हैं कि ईरान लंबे समय तक अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता रह सकता है। मैग्रेगर ने निष्कर्ष निकाला है कि यह युद्ध अमेरिका और इज़राइल के लिए काफ़ी बुरा साबित होगा। वे मानते हैं कि एक पुराना मध्य पूर्व समाप्त हो रहा है और एक नया मध्य पूर्व उभर रहा है, जहां ईरान जीतेगा, इज़राइल या तो बच नहीं पाएगा या मिट जाएगा या बहुत कमज़ोर हो जाएगा। मैग्रेगर ये भी मानते हैं कि होर्मुज़ जलडबरू मध्य या होर्मुज़ स्ट्रेट को अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया, तो उससे जो तेल संकट पैदा होगा, उससे पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी थर्रा जाएगी और इससे भारत के लिए भी इमरजेंसी पैदा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी इमरजेंसी पैदा होगी। रूस और चीन बड़ी कुशलता से ईरान को मदद कर रहे हैं। कुछ इस तरीके से मदद कर रहे हैं कि उनकी मदद पे ना उँगली रखी जा सकती है, ना उसको रोका जा सकता है। लेकिन ईरान के टिके रहने के पीछे रूस और चीन की मदद है। कर्नल मैग्रेगर के अनुसार अमेरिका की पोजीशन सारी दुनिया में कमजोर हो रही है। इस युद्ध से अमेरिका का रुतबा सारी दुनिया के पैमाने पर ढह सकता है। वे मानते हैं कि ये ट्रंप की एक बहुत बड़ी गलती है, जो इज़राइल के एजेंडे से प्रभावित होकर की गई है। उन्होंने ईरान की दृढ़ता और जवाबी कार्रवाई को सराहा है और अमेरिका और इज़राइल की रणनीति को यथार्थ से कटा हुआ और विफलता के लिए अभिशप्त करार दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि ये लड़ाई महज खाड़ी में होने वाले युद्ध से आगे बढ़ सकती है और अगर ये रीजनल वार से आगे बढ़ी, तो इसकी भारी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी। दूसरी आवाज जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं यहां पर, यह मेजर जनरल जीडी बख्शी की आवाज है। जनरल बख्शी ने भी ईरान की जवाबी कार्रवाई को बहुत ही शक्तिशाली, व्यापक और प्रभावी बताया है। वे इसे ईरान का एक बेरहम पलटवार और जबरदस्त प्रत्याक्रमण करार दे रहे हैं। वे यहां तक कह रहे हैं कि ईरान का यह हमला अमेरिका इजराइल के उन शुरुआती हमलों की गलती की सजा है जिनमें अयातुल्लाह खामेनेई और ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाया गया था। जनरल जीडी बख्शी के मुताबिक ईरान की रणनीति विकेंद्रित किस्म की है और असिमेट्रिक है। वो ऐसी नहीं है कि उसको एक जगह, एक रणनीति के एक हिस्से को आप समझ लें तो बाकी रणनीति भी आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा नहीं। ईरान का जो शासन का ढांचा है वो भी विकेंद्रित किस्म का है, इसलिए नेतृत्व की मौत से वे ढांचा पूरी तरह टूटता नहीं, उसका एक हिस्सा टूट जाता है लेकिन बाकी हिस्सा काम करता रहता है और वो उस हिस्से को भी थोड़े दिनों के बाद में सक्रिय और कारगर बना लेता है। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स, ये अब स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर रहा है, जिससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। बख्शी का कहना है कि आईआरजीसी के पास इजराइल को तबाह करने की क्षमता है और अब इस क्षमता का वह पूरी ताकत से इस्तेमाल करने जा रहा है। जनरल बख्शी को ईरान का जो मिसाइल अटैक सिस्टम है, उसका काफी अच्छा अध्ययन है। वो बड़े तकनीकी रूप से इस पूरे
ईरान का ये मिसाइल अटैक है, इसके भीतर जाते हैं। वो कहते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से इज़राइल पर कई बैराज फायर किए गए हैं। दर्जनों बार उनके ऊपर हमला किया जा चुका है। इसमें 400 से ज़्यादा मिसाइलें और 1000 से ज़्यादा ड्रोन ईरान ने इज़राइल के ऊपर छोड़े हैं। और जितने भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं, जिसमें इराक का फ़ौजी अड्डा, कुवैत का फ़ौजी अड्डा, बहरीन का फ़ौजी अड्डा, कतर का, सऊदी अरब का और यूनाइटेड अरब अमीरात का फ़ौजी अड्डा और उनकी जो नौसैनिक जो फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको ईरान ने निशाना बनाया है। दुबई, अबू धाबी, दोहा में तेल टैंकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान ने हमला किया है। इस पूरी प्रक्रिया में जो अमेरिका के मित्र देश हैं इस खाड़ी में, वो बुरी तरीके से घबरा गए हैं। इससे भी अमेरिका के ऊपर बड़ा दबाव बनेगा। उसके बाद में जो होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने की जो धमकी दी है और उसकी कार्रवाई शुरू भी कर दी गई है, इससे पूरी ग्लोबल तेल की सप्लाई है, उसमें बाधा पड़ जाएगी। इससे सारी दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्थाओं में मंदी पैदा हो सकती है। जनरल बख्शी कहना है इससे एक तरह की आर्थिक प्रलय आने की स्थिति बन जाएगी। जनरल बख्शी ने अपने वक्तव्यों में कहा है कि ईरानी मिसाइलों ने नेतन्याहू के ऑफिस के पास तक हमला किया है। तेल अवीव में भी वो मिसाइलें गिरी हैं। बहुत से इजरायली नागरिक इसमें मारे गए हैं। जनरल बख्शी मानते हैं कि अमेरिका और इजरायल की जो सामरिक सोच है और उनके जो पूर्वानुमान हैं, वो बिल्कुल बकवास किस्म के हैं और काफ़ी हद तक मूर्खतापूर्ण है। वो बड़ा एब्सोल्यूट नॉनसेंस और इडियोटिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इस सोच पर आधारित हैं कि लीडरशिप खत्म करने से ईरान घुटने टेक देगा और ट्रंप के आगे झुक जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो गया और अब बारी इस बात की है कि इज़राइल और अमेरिका इस युद्ध की बड़ी कीमत चुकाएँ। ट्रंप की जो एक उथल-पुथल भरी अनिश्चित किस्म की नेतृत्व शैली है और जो एक आक्रामक मुद्रा वो हमेशा अख्तियार करते रहते हैं, उसी की वजह से पूरी खाड़ी के इलाके में स्थिति यहाँ तक पहुँची है। जनरल बख्शी के मुताबिक ईरान का जवाबी हमला अभी जारी है और अगर कहीं ट्रंप ने पैदल सैनिक भेजने की यानी थल सेना भेजने की गलती की, तो बहुत बड़ा नुकसान उन्हें झेलना पड़ेगा। तब कहीं जाकर वो ईरान में शासन बदलने के अपने मकसद में कामयाब हो पाएँगे। रूस ने जनरल बख्शी के मुताबिक रूस ने ईरान को किंजल मिसाइल्स दिए हैं। चीन ने उसको एयर डिफेंस सिस्टम दिया है और टेक्नीशियन भी दिए हैं। ट्रंप ने शुरू में दावा किया, आपको ध्यान होगा दोस्तों, ट्रंप ने शुरू में दावा किया था कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन शुरू में शायद ऐसी स्थिति रही होगी, लेकिन बाद में ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करता हुआ दिख रहा है। जनरल बख्शी के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का जोखिम काफी बढ़ गया है, क्योंकि ईरान अब एक लड़ाकू देश की तरह लड़ रहा है। ईरान अब एक लड़ाकू देश की तरह लड़ रहा है। वो वेनेजुएला की तरह नहीं है कि उसके सर्वोच्च नेता का अपहरण कर लिया जाए और पूरा वेनेजुएला अमेरिका के सामने समर्पण कर ले। कुल मिलाकर बख्शी ईरान की जवाबी कार्रवाई को न्यायसंगत लेकिन अमेरिका और इजरायल के लिए विनाशकारी मानते हैं। वे मानते हैं कि अमेरिका और इजरायल का जो अति आत्मविश्वास था, उसकी सजा ईरान उनको दे रहा है। वे चेतावनी दे रहे हैं कि युद्ध जल्दी खत्म नहीं होगा और ग्लोबल इकोनॉमी को भारी झटका झेलना पड़ेगा। दोस्तों, तीसरी आवाज मेजर जनरल विशंबर दयाल की है। जनरल दयाल भारतीय सेना की आर्मर्ड कोर में थे और रक्षा विशेषज्ञ के रूप में देश के कई टीवी चैनलों पर आप उन्हें बोलते हुए सुन सकते हैं। और ईरान इजरायल युद्ध से जुड़े कई मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं और उनके विचारों में मुख्य रूप से भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और उसका क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इन सब चीजों को वो आगोश में लेने के साथ में अपना वक्तव्य नियोजित करते हैं। जनरल जनरल दयाल का मानना है कि ईरान इजरायल युद्ध की शुरुआत इजरायल ने की। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान में किए गए कामों को जनरल दयाल ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है।
हालाँकि वो ये भी कहते हैं कि एक बार लड़ाई शुरू हो जाती है, तो ये कहावत फिर लागू हो जाती है कि युद्ध में सब कुछ जायज़ है। जनरल दयाल की बातचीत में इस युद्ध से बनने वाली परिस्थिति में भारत का मुकाम क्या है? ये ख़ास तौर से रेखांकित होता है। वे मानते हैं कि भारत इस युद्ध में फँस गया है और भारत को इससे काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। यहाँ तक कि हो सकता है भारत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला पक्ष साबित हो। ख़ासकर चाबहार पोर्ट, जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जैसे क्षेत्रों में युद्ध शुरू होने से भारत की जो रणनीतिक स्थिति है, उस पर काफ़ी विपरीत असर पड़ेगा। जनरल दयाल भारत की विदेश नीति, खासकर मोदी सरकार की विदेश नीति की कड़ी आलोचना करते हैं और उन्होंने कहा है कि इज़राइल के प्रति झुकाव और चीन जैसे मुद्दों पर इज़राइल का भारत का साथ न देना एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि युद्ध वैसे तो अभी सीमित है, लेकिन पूरी दुनिया को इसमें झोंका जा रहा है। ईरान को भारत का पारंपरिक पार्टनर मानते हुए जनरल दयाल ने संकेत किया है कि भारत को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और अमेरिका और इजराइल की तरफ ज्यादा झुकने से बचना चाहिए। जनरल दयाल के अनुसार यह युद्ध भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों आदि को नुकसान पहुंचा सकता है। जनरल विशंबर दयाल की सलाह है कि भारत को तटस्थ और संतुलित रवैया अपनाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया है कि इजराइल और अमेरिका ने गलवान घाटी में चीन के साथ हुई खूनी टक्कर पर भारत के पक्ष में एक भी वक्तव्य नहीं दिया था। ये लोग किसी भी संकट में भारत के साथ कभी नहीं देखे गए, जबकि रूस लगातार भारत का दोस्त रहा है। भारत का ज्यादातर फौजी साज सामान रूस से ही लिया गया है। दोस्तों, ये तो रहे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषज्ञों की राय जो मैंने आपके सामने रखी। मैंने पिछले दिनों एक और कवायद की, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मतदाताओं से मैंने मुलाकात की। ऐसे मतदाताओं से जो पिछले कई चुनावों से भाजपा को निष्ठापूर्वक वोट दे रहे हैं, पढ़े-लिखे हैं, समझदार हैं, मोदी जी से भी प्रभावित हैं और वो ये भी कहते हैं कि आने वाले चुनाव में भी वो भाजपा को वोट देंगे। लेकिन जब मैंने उनसे इस युद्ध का ज़िक्र किया, तो वो सारे के सारे बिना किसी अपवाद के इस बात पर सहमत थे कि ये एक अनजस्ट वार है, एक अन्यायपूर्ण युद्ध है। वो इस मामले में मोदी जी ने जो रवैया अपना रखा है अमेरिका परस्ती का, इससे सहमत नहीं दिखे। मुझे लगता है कि 3 रक्षा विशेषज्ञों का विश्लेषण और भाजपा का अपना निष्ठावान वोटर, इन दोनों बातों इन उसकी राय, इन सब मिला के अगर आप राय देखें, तो नज़ारा हम लोगों के सामने पूरी तरह से साफ हो जाता है। अमेरिका और इज़राइल एक अन्यायपूर्ण युद्ध लड़ रहे हैं और उस अन्यायपूर्ण युद्ध में भले ही वो माने ना माने, उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। एक तरह से उनकी पूरी रणनीति पराजय के लिए और दुनिया के सामने बदनामी के लिए अभिशप्त है और मोदी जी गलती करते हुए इसी अन्यायपूर्ण युद्ध थोपने वाले अमेरिका और इज़राइल की लॉबी के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ये भारत का दुर्भाग्य है। दोस्तों, आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके अपने चैनल नई परख के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ ख़ास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनेंगे, तो आप मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। मैं आपकी बातों का जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।